हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रवीज ट्यूटोरियल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। कितने? तो 20 क्वेश्चन, ठीक है। उस क्वेश्चन से उस क्वेश्चन से जितने आए हुए क्वेश्चंस हैं या फिर जितने आने वाले हैं उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं, यह वीडियो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण वैदिक शैक्षणिक उत्कृष्ट केंद्र माना जाता है, ठीक है। इसका स्थापना जो है किस भारतीय शासक ने किया था? इसका स्थापना जो है ऑप्शन ए हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था, ठीक। इसलिए तो पाँचवीं। इसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इतिहासकारों के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम ने जो है 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को जो हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों के द्वारा आर्थिक सहायता एवं संरक्षण भी प्रदान किया गया था, ठीक है। इन दोनों वंश के द्वारा जो है आर्थिक सहायता और संरक्षण भी प्रदान किया गया था। लेकिन बख्तियार खिलजी ने जो है 1199 1200 ईस्वी के आसपास जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22। देखिए ये सारे पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप लोग छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। आपको पीडीएफ चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन करके टेलीग्राम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से किस संविधान सभा का सचिव जो है नियुक्त किया जाएगा, मतलब निम्न में से जो है किसे संविधान सभा का सचिव जो है नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कौन? HBR अयंगर जी को नियुक्त किया गया था। कौन? तो HBR अयंगर जी को नियुक्त किया गया था, ठीक। इससे रिलेटेड हम एक आधु पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड है कि कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, मतलब कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर को 1946 में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो उप अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी की अध्यक्षता में। और 11 दिसंबर 1946 को हुई थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी, जो अध्यक्ष थे। क्या था? अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए आगे का हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 सॉरी के तहत संवैधानिक पद है। 76 के तहत जो है ऑप्शन डी हो जाएगा महान्यायवादी का पद निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। इससे जो हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। न्यायवादी जो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। उसे संसद के दोनों सदनों में कार्यवाहिकता भाग लेने के अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक। महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक। भारत में जो है 3 विधि अधिकारी माने गए हैं। कितने? भारत में जो 3 विधि अधिकारी माने गए हैं। पहला जो भारत का महान्यायवादी हो जाएगा, दूसरा भारत का जो है महाधिवक्ता हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा भारत का उप महाधिवक्ता, यहाँ पे उप हो जाएगा, ठीक है। उप अधिवक्ता हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग पाँचवा पॉइंट में अनुच्छेद 1965 एक के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य को एक राज्यपाल रखने, मतलब होना ही चाहिए, अनिवार्य है, ठीक है। एक राज्यपाल होता है। 6 में बोला जा रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले को व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। जिस व्यक्ति को जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है उसी को ही जो है महाधिवक्ता बनाया जाता है, ठीक। 24 में पूछा जा रहा है मनुष्य के लिए शोर की सीमा कितनी कितने के करीब है। मनुष्य के लिए जो शोर हल्ला मतलब कितने डेसिबल? 85 डेसिबल के करीब है, ठीक है। और देख लेते हैं देखिए बातचीत का ध्वनि की तीव्रता जो है वो 3 से 40 डेसिबल आता है। कितना? 30 से 40 डेसिबल आता है। सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए जो है 50 डेसिबल का आवाज़ जो है नॉर्मल आता है, ठीक। एक यूनिट है एक बेल इक्वल टू 10 डेसिबल होता है। ये पूछा जा सकता है फिजिक्स वाले पार्ट में आपको, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। और 95 डेसिबल से अधिक ध्वनि लगातार रहने पर आदमी बहरा हो सकता है, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 में पूछा जा रहा है यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही अपना पद त्याग करना चाहें तो वे त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? तो ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष है तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष के समक्ष जो है अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेंगे। इसमें अगर उपाध्यक्ष को इस्तीफा देना होता तो ये जो है अध्यक्ष के सामने अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करते हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स इसका देख लेते हैं हम लोग, एक दो पॉइंट्स। यदि उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होता तो वो स्पीकर को देता, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम लोक स्पीकर वासुदेव मावलंकर को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 93 के अधीन अनुच्छेद 93 के अधीन क्या है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक को जो है अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनेगा, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल 93 बताता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे बोला जाना है अक्षांश सॉरी यहाँ पर क्या होगा? अक्षांश क्या होगा? तो अक्षांश 1 डिग्री लगभग 10 किलोमीटर के बराबर होती है। तो ये 1 डिग्री जो है 111 किलोमीटर की बराबर होती है। कितनी? तो 111 किलोमीटर के बराबर होती है, ठीक। चलिए इससे कुछ पॉइंट्स हैं। भूमध्य रेखा जो 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा, ये कर्क रेखा जो है
23.5 अक्षांश को कहते हैं। ये जो है भारत के बीचों बीच से गुजरता है, ये भारत के 8 स्टेट से होके गुजरता है, ठीक है। और ये सब आप पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके PDF को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सी अखबार शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियंस अखबार जो है वो शुरू किया था, ठीक है, इंडियन ओपिनियंस। चलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडियन ओपिनियंस का प्रथम अंक जो है 4 जून 1903 को प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। हिंद स्वराज जो है गांधी जी के द्वारा ही लिखित पुस्तक है, ठीक है। और नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। और एनी बिसेंट ने जो 1914 न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। ये सारे पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक वंश, सॉरी यहाँ पर वंश भी होगा, शासक वंश कौन था? तो इसमें ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन बी में हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो संगम वंश हो जाएगा। क्या? संगम वंश। सबसे पहला वंश जो क्या था? तो वो संगम वंश था। कौन था? संगम वंश था, ठीक है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1936 में, मतलब 1936 ईस्वी में जो है हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा की गई थी। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम दोनों जो है कौन थे? तो भाई थे। कौन थे? तो भाई थे, ठीक है। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम संगम वंश के थे। कौन से वंश थे? संगम वंश के थे, ठीक। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का क्रमबद्ध इस प्रकार है। सबसे पहले संगम वंश थे, उसके बाद सालू वंश, उसके बाद तुलु वंश, और उसके बाद अराविडू वंश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के जो है सबसे प्रसिद्ध शासक जो है कृष्ण देव राय हुए हैं, जो तुलु वंश के थे, ठीक है। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में, भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता? भारतीय राज्य जो सिक्किम जो है वो किस देश के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है? तो ये किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ जो है अपना सीमा साझा नहीं करता है। नीचे देख लेते हैं हम लोग। देखिए, बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो त्रिपुरा है ना, ये तीन साइड से जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। त्रिपुरा जो है 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक। मिजोरम की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। मिजोरम की जो सीमा है वो म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच की वैश्विक लंबाई की थल सीमा, मतलब सबसे ज़्यादा लंबी थल बॉर्डर, मतलब बाउंड्री जो होता है किसी देश के साथ, थल सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ भारत का है? तो वह बांग्लादेश के साथ है। कितना है? तो 4,900 मतलब 96.7 किलोमीटर। कितना? 4,096.7 किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है? निम्न में से जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी, अल्प्स पर्वत श्रृंखला। अल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। और ये कुछ यूरोपीय पर्वत है, ठीक है। यूरोप में नवीन पर्वतों में से जो है अल्प्स और काकेस जो है प्रमुख है, मतलब अल्प्स और काकेस जो है प्रमुख पर्वत है, जो नवीन पर्वत है, ठीक है। इटली तथा फ्रांस को आपस में माउंट द्वारा जुड़े हैं, ठीक है। इटली और फ्रांस जो है आपस में किस पर्वत के द्वारा जुड़े हैं? तो माउंट ब्लांक के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये सारे हैं, ये आप लोग PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फ्रांस से आल्प पर्वत जो है इटली को अलग करता है। फ्रांस से जो है आल्प्स पर्वत जो है वो इटली को अलग करता है, ठीक है। फ्रांस से जुड़ा हुआ पर्वत जो है स्विट्जरलैंड को अलग करता है। कौन? जुड़ा पर्वत। कौन? तो जुड़ा पर्वत जो है फ्रांस से स्विट्जरलैंड को अलग करता है। ये यही कि कौन पर्वत किसको बांट रहा है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक आपको हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। 31 यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मोबाइल फ़ोन से के माध्यम से भारत के पहले गांव को देश के पहले संस्कृति संरक्षण का क्या नाम है? तो इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा, मेरा गांव मेरा धरोहर। सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? धरोहर। क्या? धरोहर। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कर लीजिएगा हैंडल। मेरी गांव मेरा धरोहर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देश का पहला जैव गाँव जो रिस्मारा है वो कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा में हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा? तो त्रिपुरा में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 में हमसे पूछा जा रहा है, किस अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? किसी अर्थव्यवस्था में जो है मूल स्तर में सामान्य वृद्धि, मतलब मूल्य की वृद्धि में क्या कहा? इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। मुद्रा स्फीति करते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा स्फीति करते हैं, ठीक है। इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसमें जो महंगाई बढ़ जाता है और पैसे का वैल्यू जो है, रुपया का वैल्यू जो है वो घट जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ पॉइंट में है, मुद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें जो कीमत स्तर वृद्धि हो जाती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है, ठीक है। मुद्रा स्फीति का तत्व उत्पन्न होती है जब वस्तुएं की उपलब्धता मात्रा तुलना में जो है मुद्रा की मात्रा जो अधिक वृद्धि होती है, ठीक है। मतलब जैसे वस्तु कम हो
सामान कम हो लेकिन पैसा का उपलब्ध ज़्यादा हो जाता है, तो पैसा का वैल्यू गिर जाता है और सामान महंगा हो जाता है, ठीक है। फलस्वरूप में जो मूल्य स्तर में गिरावट की वृद्धि होती है, ठीक है। देखिए, इन्फ्लेशन का प्रभाव उत्पादक वर्ग कृषक मतलब को लगभग होता है। नंबर 2 में है अस्थाई आय वाले वर्ग को हानि होती है, ठीक है। अस्थाई आय वाले वर्ग को जिसको फिक्स्ड सैलरी मिल रहा है उसको तो 10,000 सैलरी मिलेगा, लेकिन सामान सबका रेट महंगा हो जाएगा, उसको जो हानि होती है, ठीक है। निश्चित आय वाले वर्ग को हानि होती है, जबकि परिवर्तनीय आय वाले वर्ग को लाभ। जैसे बिजनेसमैन है कोई, जैसे बिजनेसमैन जिसका आय फिक्स नहीं है, वो खुद का बिजनेस बिक्री होगा, जैसे दुकानदार हो गया, तो उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। समाज में आर्थिक विषमता समाज में जो आर्थिक विषमता जो है बढ़ जाती है तथा धनी वर्ग और धनी तथा निर्धन वर्ग और निर्धन होता चला जाता है इन्फ्लेशन के कारण, ठीक है। ये इन्फ्लेशन के प्रभाव है, पूछा जा सकता है एग्जाम में भी, पढ़ लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा जा रहा है लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लग जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा फेरस और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड का मिश्रण। क्या था? फेरस और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड का मिश्रण बनने से जो इसमें जंग लग जाती है, ठीक। इसका कुछ पॉइंट्स होगा, तो पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट्स में है लोहे पर जंग का लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन है जिसमें जो है पदार्थ की गुण नया पदार्थ बन जाता है। उदाहरण दूध से दही, वो रिवर्स नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है। मतलब दूध से दही जब बन गया तो हम दही से दूध नहीं बना सकते। जैसे लोहा का जंग बन गया तो हम जंग का फिर से नया लोहा नहीं बना सकते, ठीक है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है, किसकी? तो ऑक्सीकरण की, ठीक है। लोहा में जो जंग लग जाता है उसका सूत्र, जंग का सूत्र क्या है? Fe2O3.XH2O। X जो है अणुओं का संख्या है, क्या है? तो अणुओं का संख्या होता है, ठीक है। लोहे में जंग लगने से इसका भार वेट जो है बढ़ जाता है, वेट इसमें जो है बढ़ जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम यहाँ पर देख लेते हैं। मनुष्य का एक कवक जनित रोग फंगल बॉर्न डिजीज क्या है? फंगल बॉर्न डिजीज जो है इसमें से वो क्या है? तो इसका हो जाएगा कौन? तो रिग वॉर्म हो जाएगा, जो फंगल बॉर्न डिजीज है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे। हैजा मतलब कोलेरा और कहती है तेपेदिक एवं प्लेग, ये जो है जीवाणु रोग है। कौन? तो बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज है, ठीक है। और प्लेग को जो है ब्लैक डेथ काली मौत भी कही जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 ये यहाँ पे, किस देश में ने नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है? किस देश ने जो है चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजने की घोषणा की? मतलब 2022 में भेजने की घोषणा नहीं, मतलब भेजा है, ठीक है। भेजा है, सॉरी यहाँ पर भेजा है, ठीक है, भेजा है। तो किसने भेजा है? तो किसने? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, हो जाएगा इसका ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा, तो USA, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया है ना ये क्वेश्चन, तो ये 2022 का पेपर का लाए क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है, ठीक है। किया गया था, ठीक है। इसमें जो किसमें? तो इंदौर में। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ? तो इंदौर में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 38 में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचांक है। वायु में जो है सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचांक क्या है? तो लाइकेन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या? तो लाइकेन, ठीक है। इसका कुछ पॉइंट्स है, ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक जो है 10 माइक्रोन के कण होते हैं। 10 माइक्रोन के कण जो है वायु प्रदूषण के सबसे ज़्यादा कारण बनते हैं, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस को जो है लाल लिटमस में बदल देता है। क्षार जो है लिटमस को नीला लिटमस में बदल देता है, ठीक है। जल प्रदूषण के अनेक कारक होते हैं, जैसे औद्योगिक अपशिष्ट, भारी धातु के कण, खनिज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 39 में से विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है जो कब मनाया जाता है? तो 39 का हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है। कब? तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इसका कुछ महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर दिए गए हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण दिवस में जो 23 मार्च को क्या था? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 26 नवंबर को जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 8 जून को जो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 10 नवंबर को जो है वो शांति एवं विकास के लिए, शांति लिखा नहीं है, टाइप पर बदमाश हो गया। शांति एवं जो विकास के लिए है, शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, क्या? शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है।
अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी और सीधी बनेगी? अवतल दर्पण से जो है प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी और सीधी बनेगी? ऑप्शन डी हो जाएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य में रहेगा तब उसका प्रतिबिंब जो है वो आभासीय और सीधी बनेगी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर हमको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इसी प्रकार का कंटेंट अगर चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट में हमको रीजनिंग लाने बोलेंगे और मैथ, तो हम वो भी बना के ले आएंगे। और चलिए, थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।